हम लोग अभी तक क्लास 10 के मुद्रा और साख चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ कि आखिर वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण पर चर्चा शुरू करने के पहले हम लोग नवीन आर्थिक सुधार या नवीन आर्थिक नीति के बारे में समझ लें। 1991 ईस्वी का साल भारत के अर्थव्यवस्था के लिए नवीन आर्थिक सुधारों का साल माना जाता है। 1991 ईस्वी का साल क्यों महत्व रखता है? क्योंकि 1991 में नवीन आर्थिक सुधार अपनाए गए, नवीन आर्थिक नीति या नवीन आर्थिक सुधार किए गए। तो ये समझना होगा कि 1991 में क्या नवीन आर्थिक सुधार किए गए। थोड़ा सा हम लोग 1991 के बारे में जान लें कि इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह को नवीन आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नवीन आर्थिक सुधारों का जनक कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसमें मनमोहन सिंह क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। तो 1991 में नवीन आर्थिक सुधार किए गए। मतलब 1991 ईस्वी आते आते यह महसूस किया गया कि भारत की जो आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ कंपटीशन कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, इस लायक बनाने के लिए भारत के आर्थिक नीतियों में कुछ सुधार किए गए। वो प्रमुख 4 सुधार हैं। वो 4 सुधारों को ध्यान से देखिएगा। 1991 में 4 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। पहला भूमंडलीकरण, पहली नीति भूमंडलीकरण की नीति था। दूसरा उदारीकरण, तीसरा निजीकरण और चौथी नीति है आधुनिकीकरण। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार देख लें। हम लोग चर्चा किए कि 1991 का साल नवीन आर्थिक सुधारों का साल है। 1991 में मनमोहन सिंह नवीन आर्थिक सुधारों को लेकर के आए और 4 प्रकार के सुधारों या 4 प्रकार की नीतियों के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था को अवगत करवाए। वो 4 नीतियां क्या थी? भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकीकरण। अब हम लोग पहले समझ लें कि ये भूमंडलीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है। भूमंडलीकरण के बहुत सारे नाम हैं। इसे हम लोग विश्वव्यापीकरण कहते हैं, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। भूमंडलीकरण भले ही 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनाया गया हो, लेकिन भूमंडलीकरण की नीति हम लोगों के लिए कोई नई नीति नहीं थी। इसको ऐसे समझिए, आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानते हैं और आप लोग हड़प्पा की सभ्यता के बारे में भी जानते हैं। जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुआ तो मेसोपोटामिया में भारतीय मुद्रा मिला, भारतीय वस्तुएं मिली। और जब हड़प्पा में खुदाई हुआ था तो हड़प्पा में मेसोपोटामिया की वस्तुएं मिली, मेसोपोटामिया सभ्यता के बर्तन मिले। इसका क्या मतलब है कि जब मेसोपोटामिया में खुदाई होता है तो हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं, हड़प्पा सभ्यता का मुद्रा
हड़प्पा सभ्यता के बर्तन वहाँ पाए जाते हैं, और जब हड़प्पा में खुदाई होता है तो मेसोपोटामिया की वस्तुएं पाई जाती है। इसका ये मतलब था कि दोनों प्राचीन सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध रहा होगा, मतलब व्यापार का रिश्ता रहा होगा। तो ग्लोबलाइजेशन भले ही 1991 में भारत में अपनाया गया, लेकिन 1991 के पहले, सैकड़ों वर्ष पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन का मतलब जानते थे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई देश विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसे भूमंडलीकरण कहते हैं, इसे विश्वव्यापीकरण कहते हैं, या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फिर से समझिएगा कि ग्लोबलाइजेशन की जो नीति है ये स्वतंत्र व्यापार पर विश्वास करता है। भूमंडलीकरण की नीति स्वतंत्र व्यापार के नीति पर भरोसा रखता है। मतलब हम लोग दुनिया के किसी भी देश के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का, श्रम का, पूंजी का और तकनीकी का स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग आयात कर सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। हम लोग देखें कि भूमंडलीकरण का मतलब है कि जब कोई देश अपनी वस्तु, अपनी सेवा, अपना श्रम, अपना टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे देशों में आसानी से जाने देता है और दुनिया के किसी भी देश के श्रम को, पूंजी को, तकनीकी को अपने देश में आने देता है, व्यापार पर किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं डालता है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो ये पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन के नाम से, भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इसको और सरल बनाते हैं हम लोग कि आखिर ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज। आप लोग दिन भर में जितनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, आप सभी वस्तुओं का लिस्ट बनाइए। आप दैनिक जीवन में जितनी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उन वस्तुओं का नाम लिखिए और आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वे वस्तुएं किस देश की है। जैसे हम लोग साबुन का प्रयोग करते हैं, कलम का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खिलौने का प्रयोग करते हैं, जूता का प्रयोग करते हैं, हम लोग विविध प्रकार की जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम लोग ये पता करने का कोशिश करें कि ये वस्तुएं किस देश की है, तो पता चलेगा कि बहुत सारी वस्तुएं जापान की है, बहुत सारी वस्तुएं नेपाल की है, बहुत सारी वस्तुएं भूटान की है, बहुत सारी वस्तुएं चाइना की है, बहुत सारी वस्तुएं पाकिस्तान की है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आज पूरी दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में बदल गया है। हम रिपीट करते हैं, हम लोग ये देखें कि आज भूमंडलीकरण के कारण ही दुनिया के बहुत सारे देशों की वस्तुएं और सेवाएं हम लोगों के देश में बहुत आसानी से सुलभ है, उपलब्ध है। तो भूमंडलीकरण का मतलब क्या था कि कोई देश जब अपनी वस्तु का, अपने सेवा का, अपने श्रम का, अपने पूंजी का, अपने तकनीकी का स्वतंत्र रूप से आयात करे और निर्यात करे। इसको ऐसे भी समझिए, भारत के लोग दुनिया के किसी भी देश में जाकर के नौकरी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश के लोग भारत में आकर के नौकरी कर सकते हैं। भारत की कोई कंपनी अपनी वस्तु को दुनिया के किसी भी देश में बेच सकती है, दुनिया के दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। ये जो स्वतंत्र आयात और निर्यात है, ये ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है और ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है। हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर बहुत सरलता से देखें, आज ग्लोबलाइजेशन से लाभ क्या हो सकता है। अभी देखिए, पूरी दुनिया एक कोरोना महामारी से ग्रसित है। अगर आज दुनिया के किसी भी देश में कोरोना की वैक्सीन आती है, कोरोना का कोई दवा बनता है, तो वह दवा ग्लोबलाइजेशन के कारण
हम लोगों को भी सरलता से मिल जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा लाभ है। ग्लोबलाइजेशन का लाभ क्या है कि दुनिया के किसी भी देश के तकनीकी का, दुनिया के किसी भी देश के ज्ञान का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं। लेकिन जो आज कोरोना के चपेट में हम लोग आए हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण सिर्फ वस्तुएं और सेवाएं ही एक देश से दूसरे देश में नहीं जा रही है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का भी प्रसार ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आर्थिक पक्ष को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इससे हमारी संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा रहन सहन, ये सब ही प्रभावित होता है। कैसे? जब कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाता है, तो वह सिर्फ वस्तुओं को ही लेकर के नहीं जाता है, बल्कि अपने साथ अपनी भाषा लेकर जाता है, अपनी संस्कृति लेकर जाता है, अपना खान पान लेकर के जाता है, अपना रहन सहन लेकर के जाता है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हमारे संस्कृति को भी प्रभावित करता है। तो हम लोग ये जो चर्चा किए कि ग्लोबलाइजेशन स्वतंत्र व्यापार का नाम है। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय गांव के रूप में परिणत हो गई है। इस नीति को हम लोग 1991 में अपनाए। यह नवीन आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और नवीन आर्थिक सुधार करने का श्रेय मनमोहन सिंह को मिला है। चलिए हम लोग इसके बाद के क्लास में भूमंडलीकरण के लाभ और भूमंडलीकरण के हानियों को बहुत विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।